When pigs fly, क्या मतलब? जब पिग्स फ्लाई करेंगे, इस बात का क्या मतलब हुआ? ब्रेक ए लेग, टांग तोड़ दो, अब इसका क्या मतलब हुआ? हिट द नेल ऑन द हेड, कील के सिर में मारो, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। क्या मतलब है इन सब का? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के ऐसे ही मुहावरों के अर्थ जानेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ब्रेक ए लेग, इंग्लिश में इन मुहावरों का क्या अर्थ है, ये कैसे यूज होते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ब्रेक ए लेग, अब इसका हिंदी में लिटरल मीनिंग तो हुआ टांग तोड़ना, लेकिन इंग्लिश में इसको कब और कैसे यूज किया जाता है? गुड लक, ऑफन यूज्ड इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, इंग्लिश में इसको गुड लक देने के लिए, और खासकर जब जब कोई प्रदर्शन कला यानी डांस या कोई और इस तरह का परफॉर्मेंस देना हो, तब इसको बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए बोला जाता है ब्रेक ए लेग। जैसे हिंदी में कई बार बोल देते हैं ना, लठ गाड़ दो। तो ब्रेक ए लेग, इसका एक यूज करके देखते हैं। ब्रेक ए लेग, I shouted before my friend went on stage for his performance. मेरा दोस्त जब स्टेज पर अपने परफॉर्मेंस के लिए जाने लगा तो मैंने उसको बोला ब्रेक ए लेग, यानी लठ गाड़ दो। तो अब आया ब्रेक ए लेग का मीनिंग समझ में। चलिए आगे देखते हैं। बाइट द बुलेट, अब बाइट द बुलेट का लिटरल मीनिंग तो हुआ कारतूस को चबाना, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? To face a difficult or unpleasant situation with courage and stoicism. मुश्किल या अप्रिय स्थिति का साहस से सामना करना, इसका अर्थ होता है बाइट द बुलेट। He had to bite the bullet and accept the pay cut. उसको बुलेट को बाइट द बुलेट करना पड़ा और जो उसकी सैलरी में कटौती हुई उसको स्वीकार करना पड़ा। तो इस तरह की सिचुएशंस में इस मुहावरे का बाइट द बुलेट का यूज होता है। नेक्स्ट, ए पीस ऑफ केक, हाँ जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना बाएं हाथ का खेल है, या ये तो मेरे लिए बच्चों का काम है, बच्चों का खेल है। तो इंग्लिश में ऐसी सिचुएशन में यूज होता है ए पीस ऑफ केक, समथिंग वेरी इजी टू डू, बहुत आसान काम। और इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Solving that math problem was a piece of cake for her. गणित की उस प्रॉब्लम को सोल्व करना उसके लिए एक पीस ऑफ केक था, यानी बहुत आसान काम था। Call it a day. Call it a day का मतलब होता है इंग्लिश में किसी काम को रोक देना, बंद कर देना, खासकर उसी दिन के लिए। जैसे हिंदी में हम बोल देते हैं आज के लिए बस इतना ही। तो इंग्लिश में टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, काम बंद करना, खासकर उस दिन के लिए। तो हम यूज करते हैं कॉल इट ए डे। वी हैव बीन वर्किंग फॉर 10 hours स्ट्रेट, लेट्स कॉल इट ए डे, यानी कि हम 10 घंटे से लगातार काम कर रहे हैं, चलो अब लेट्स कॉल इट ए डे, बस अब इसको बंद करो आज के लिए। हिट द सैक, हिट द सैक, अब इसका लिटरल मीनिंग तो हुआ कि बोरे को टक्कर मारो या बोरे को मारो, लेकिन इंग्लिश में इसका यूज होता है बिस्तर पर जाना, टू गो टू बेड, सोने के लिए जाना। और इसका हम वाक्य में प्रयोग, सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं इंग्लिश में? आई एम रियली टायर्ड, आई थिंक आई विल हिट द सैक नाउ, मैं बहुत थक गया हूँ और अब मैं सोचता हूँ कि मैं हिट द सैक, यानी कि अब मैं सोने जा रहा हूं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वंस इन ए ब्लू मून, इसका तो हिंदी में मिलता जुलता सा ही मुहावरा है, जैसे ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब बहुत कम, कभी कभार मिलना, वेरी रेयरली।
और इसका सेंटेंस में यूज कैसे होगा? ही लिव्स अब्रॉड सो वी ओनली सी हिम वंस इन ए ब्लू मून। वह विदेश में रहता है इसलिए हम उसको कभी कभी वंस इन ए ब्लू मून ही देखते हैं। स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। जैसे हिंदी में हम कहते हैं शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीक ऑफ द डेविल। सेड व्हेन ए पर्सन अपीयर्स जस्ट बिफोर बीइंग मेंशन्ड, यानी कि जब कोई व्यक्ति नाम लेते ही तुरंत हाजिर हो जाता है तब इसको यूज करते हैं। जैसे हम इसका सेंटेंस में यूज करेंगे, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट रवि एंड हियर ही कम्स, स्पीक ऑफ द डेविल। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मतलब तबीयत ढीली होना। अंडर द वेदर का वैसे तो वेदर मतलब मौसम, अंडर द वेदर ये मतलब मौसम के अंदर, लेकिन जैसे मौसम में तबीयत ढीली हो जाती है तो अंडर द वेदर तबीयत ढीली होने के लिए यूज किया जाता है। फीलिंग स्लाइटली इल और अनवेल, थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है तब। और इसका सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? आई एम फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर टुडे सो आई वॉन्ट कम टू द ऑफिस। आज मैं थोड़ा सा अंडर द वेदर फील कर रहा हूँ इसलिए आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स का मतलब कोने को काटना, लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब होता है जैसे तैसे करके बस काम को निपटा दिया, यानी कि टू डू समथिंग पुअरली और चीपली टू सेव टाइम और मनी। समय या पैसा बचाने के लिए काम ठीक से ना करना, इसको कहते हैं कट कॉर्नर्स। और जैसे इसका अगर हम सेंटेंस में यूज करें, द बिल्डिंग कोलैप्स्ड बिकॉज द कॉन्ट्रैक्टर कट कॉर्नर्स ऑन सेफ्टी रेगुलेशंस। बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, ध्वस्त हो गई, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार था, उसने सेफ्टी के रेगुलेशंस में ही कट कॉर्नर्स। तो इस तरह से हम जब कोई काम जैसे तैसे घटिया करके निपटा दिया उसमें यूज करते हैं कट कॉर्नर्स। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, यानी जिज्ञासा में पढ़कर मुसीबत मोल लेना। इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में यूज नहीं होता कि दूसरों के पंगे में पैर देना या अपने काम से काम रखना, उसका उस तरह की सिचुएशन में इंग्लिश में यूज होता है क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, यानी ज्यादा किसी के बारे में जानकारी लेना। बीइंग टू इंक्विजिटिव कैन लीड यू इनटू ट्रबल, अत्यधिक जिज्ञासा आपको मुसीबत में डाल सकती है। डोंट आस्क सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, रिमेंबर क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। तो इस तरह से इसको वाक्य में प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, बीती हुई बात पर पछताना। जैसे हिंदी में होता है कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, तो यहाँ पर चिड़िया खेत नहीं चुग के गई है, यहाँ पर दूध बिखर गया है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, टू कंप्लेन अबाउट ए लॉस और मिस्टेक फ्रॉम द पास्ट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, जो बात अब नहीं बदली जा सकती उस बात के बारे में पछताना या उसकी कंप्लेंट करना होता है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। और इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, द मिस्टेक इज डन, लेट्स फोकस ऑन फिक्सिंग इट। अब जो गलती हो गई उस पर रोने की बजाय हम उसको सुधारने पर ध्यान दें। इट्स नो यूज, अब कोई फायदा नहीं है क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा कर बात करना। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन पॉइंट और स्पीक इनडायरेक्टली, यानी कि मुद्दे की बात तो करना नहीं, बस इधर उधर की बीट अराउंड द बुश करना। और इसका सेंटेंस में यूज कैसे होगा? स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट यू रियली वांट, यानी कि जो सच बात जो तुम जानना चाहते हो वो मुझे बताओ, और ये स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, इधर उधर की बात छोड़ो। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री,
यानी कि जैसे मान लो क्या होता था कि पहले शिकार करते थे, कुत्ते भी साथ में जाते थे और मान लो शिकार बचकर किसी पेड़ पर चढ़ गया। अब कुत्ता नीचे से भौंके जा रहा है, लेकिन उस पेड़ पर कोई भी शिकार, कोई भी जानवर बचकर नहीं चढ़ा है, कुत्ता गलत पेड़ पर जाकर भौंक रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन में बार्किंग अप द रोंग ट्री, ये इस मुहावरे का ओरिजिन हुआ इंग्लिश के, और इसका अर्थ है गलत व्यक्ति पर आरोप लगाना या गलत जगह पर देखना। लुकिंग इन द रोंग प्लेस एक्यूजिंग द रोंग पर्सन, गलत जगह प्रयास करना या गलत व्यक्ति पर आरोप लगाना। और इसका इंग्लिश में कैसे यूज होगा? इफ यू थिंक आई ब्रोक द वेस यू आर बार्किंग अप द रोंग ट्री, अगर आपको लगता है कि गुलदस्ता मैंने तोड़ा है, देन यू आर बार्किंग अप द रोंग ट्री, यानी कि फिर आप गलत व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हो। मैं कहाँ गुलदस्ता तोड़ता हूँ किसी का। स्पिल द बीन्स, अब बीन्स को बिखेर देना, इसका इंग्लिश में क्या अर्थ होता है, हिंदी में हम कहाँ यूज करते हैं इस तरह से? भेद खोलना। और इस मुहावरे का ओरिजिन कैसे हुआ ये भी मैं बता देता हूँ कि बहुत पुराने टाइम में क्या होता था कि वोट जब डलती थी, कोई छोटे मोटे उसमें किसी सभा में वोट डालते थे, तो बीन्स होती थी अलग अलग रंग की। मान लीजिए सफ़ेद का तो मतलब हो गया, वाइट का बीन का मतलब हो गया यस, और ब्लैक बीन का मतलब हो गया नो। अब लोग जाके उसमें सैक में या बोरे में या थैले में बीन्स अपनी डालते थे, जिनको यस बोलना है वो वाइट बीन डाल देते थे, जिनको नो बोलना है वो ब्लैक बीन डाल देते। अब किसी ने गलती से या जैसे भी वो पूरा थैला ही गिरा दिया और सारी बीन्स बाहर बिखर गई। लोगों को दिख जाएगा कि इसमें तो ज़्यादा वाइट है या ज़्यादा ब्लैक है, यानी कि स्पिल द बीन्स, भेद खुल गया कि अब सही ज़्यादा है या यस वाले ज़्यादा हैं या नो वाले ज़्यादा हैं। तो इस तरह से इस मुहावरे का इंग्लिश में ओरिजिन हुआ था, और इसका अर्थ होता है भेद खोलना, टू रिवील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, गोपनीय जानकारी को उजागर करना। और इसका सेंटेंस में यूज कैसे होगा? डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट हु ब्रोक द ग्लास, अब ग्लास किसने तोड़ा इसके बारे में किसी को बताना मत, डोंट स्पिल द बीन्स। हाँ, अब ये हमारी वही खतरनाक वाली, हिट द नेल ऑन द हेड। अब इसका मतलब ये है कि कील के सिर पर मारो। अब कील भी जो होती है, कील का हिस्सा होता है ऊपर की तरफ, उसको कील का हेड कहते हैं, सिर कहते हैं। और अगर वहां पर सही से सीधी हथौड़ी लगे तो कील बिल्कुल सीधी कट जाती है, और अगर उस हेड पे ना लगे, इधर उधर लग जाए या टेढ़ी लग जाए तो कील तो नहीं गड़ेगी, साथ में चोट भी लग सकती है। तो हिट द नेल ऑन द हेड ये नहीं है कि कील को किसी के सिर में मार दो, नहीं, कील का जो सिर होता है उस पे मारना, यानी कि बिल्कुल सही काम करना, बिल्कुल सही होना, टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग। और इसका सेंटेंस में यूज कैसे होगा? योर गैस अबाउट द एग्जाम पैटर्न हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि जो एग्जाम का पैटर्न था इसके बारे में जो तुम्हारा गैस था, या जो पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे इसके बारे में जो तुम्हारा गैस था वो बिल्कुल सही था। यू हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि बिल्ली को थैले से बाहर निकालो। इसका भी अर्थ होता है भेद खोल देना। अब इसका भी इंग्लिश में किस तरह से यूज शुरू हुआ, ओरिजिन शुरू हुआ? पुराने टाइम में जब पिग्स का बाजार लगता था, लोग उनको खरीदते बेचते थे, तो कई बार क्या होता था कि स्कैमर्स जो होते हैं उस टाइम पर भी जो धोखा देने वाले थे, वो पिगलेट की जगह, यानी कि पिग के बच्चे की जगह पर बिल्ली के बच्चे बंद रखते थे थैले के अंदर, और अगर वो बिल्ली का बच्चा बाहर निकल आया तो स्कैमर पकड़ा जाएगा कि ये तो इसमें बिल्ली है, पिग नहीं है। तो इस तरह से उसका भेद खुल जाता था। तो वहां से इस मुहावरे का यूज शुरू हुआ। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी भेद खोल देना, टू रिवील ए सीक्रेट, रहस्य उजागर कर देना। और इसका कैसे यूज होता है सेंटेंस में? He let the cat out of the bag about सरप्राइज गिफ्ट, यानी कि जो सरप्राइज गिफ्ट देनी थी
उसके बारे में उसने ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसने बिल्ली को बाहर निकाल दिया, यानी जो सरप्राइज था उसको रिवील कर दिया, उजागर कर दिया। ब्रेक द आइस, अब इसका लिटरल मीनिंग तो होता है बर्फ तोड़ना, लेकिन मुहावरे में जो इसका यूज है, जो मीनिंग है, उसका मतलब है चुप्पी तोड़ना। और खासकर किसी तनावपूर्ण स्थिति में या जहाँ पर अनजाने लोग हैं उस जगह पर जहाँ पर कोई बातचीत नहीं है, वहाँ पर बातचीत शुरू करना। टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन इन ए टेंस सिचुएशन, तनावपूर्ण स्थिति में बातचीत शुरू करना। और कैसे इसका यूज होता है सेंटेंस में? फॉर एग्जाम्पल, शी ब्रोक द आइस विद ए जोक ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान उसने एक जोक सुनाकर शी ब्रोक द आइस, उसने बातचीत की शुरुआत की। थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल मतलब तौलिया फेंक देना, लेकिन इंग्लिश में इसका यूज होता है किस सिचुएशन में? हार मान लेना, टू गिव अप और सरेंडर। हार मान लेने की सिचुएशन में थ्रो इन द टॉवल का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट थ्रो इन द टॉवल, कीप स्टडिंग फॉर सीटेट, यानी कि सीटेट के लिए भी पढ़ाई करते रहो। डोंट थ्रो इन द टॉवल, हार मत मानो। हाँ जी, ये है हमारा व्हेन पिग्स फ्लाई। पिग्स फ्लाई का क्या मतलब होता है? पिग्स फ्लाई, कभी पिग्स फ्लाई कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। तो व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब है कभी नहीं, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ऐसा जो कभी नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल है सेंटेंस में, ही विल पास विदाउट स्टडिंग। या व्हेन पिग्स फ्लाई, क्या वो बिना पढ़े पास हो जाएगा? हाँ हाँ, जब पिग्स फ्लाई करेंगे तब। यानी कि बिना पढ़े पास होना तो इतना ही मुश्किल है जितना पिग्स के लिए फ्लाई करना, जो कभी नहीं होने वाला है। तो बिना पढ़े पास नहीं होगे, पढ़ाई करो, मेहनत करो। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, सोते हुए कुत्तों को लेटे रहने दो, मत छेड़ो। जैसे हिंदी में हम बोल देते हैं ना, सोते शेर को मत छेड़ो। अवॉइड रिस्टार्टिंग ए कन्फ्लिक्ट, तो यानी कि किसी पुराने विवाद को मत छेड़ो। जब वो विवाद थम गया है, जब कुत्ता सो गया है, शेर सो रहा है, तो उसको मत जगाओ, पुरानी चीज़ों को मत कुरेदो। और इसका सेंटेंस में यूज कैसे होगा? डोंट ब्रिंग अप द ओल्ड मिस्टेक्स, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, अब पुरानी गलतियों को मत लेकर आओ। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ इडियम्स या मुहावरे इंग्लिश में और उनका हिंदी में यूज, उनका मीनिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने लेना। साथ ही जो हमारे वीडियोस के लिंक्स हैं वो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।